हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 9 के लिए एक वीडियो चैप्टर हमारा वो है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम गोल्जी इकाई। गोल्जी क्या है। उसके बाद बात करेंगे हम लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होते हैं, क्या इनके कार्य हैं, गोल्जी इकाई क्या है, गोल्जी इकाई क्या कार्य है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य है, किस प्रकार की संरचना बनी हुई होती है। उसके साथ जो लवक हैं, लवक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनके कार्य हैं। तो इन सब बातों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जब जितने भी ये कोशिकांग हैं, इन कोशिकांगों के बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्जी इकाई। गोल्जी इकाई या डिप्टियोसोम। देखिए गोल्जी इकाई, इसके कई नाम हैं। गोल्जी, इसे हम गोल्जी इकाई बोलते हैं, डिप्टियोसोम भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी बोलते हैं, गोल्जी उपकरण बोलते हैं और गोल्जियोसोम भी बोलते हैं और गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं। इसके अनेक नाम हैं। इसकी जो खोज की थी गोल्जी इकाई की, वो कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। तो जिसके नाम मैंने बताया आपको, गोल्जी बॉडी, गोल्जी इकाई, गोल्जी उपकरण, गोल्जी एपरेटस, गोल्जियोसोम, ये सब क्या है इसके नाम हैं। तो जो जितनी भी जंतु कोशिकाएं होती हैं, उन जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, 4 से लेकर 10 क्या होती हैं, 4 से लेकर 10 ये जो है इसमें क्या पाई जाती है, सिस्टर्नी पाई जाती हैं। 4 से लेकर 10 जो है इसके अंदर क्या पाई जाती है, सिस्टर्नी का एक चट्टा सा होता है। ये खोखली मुड़ी हुई होती है, ये सिस्टर्नी जो बनी हुई है, ये 4 से लेकर 10 तक इनकी संख्या होती है। खोखली होती हैं, चपटी होती हैं और मुड़ी हुई नलिका के समान होती है। यानी कि जो मुड़ी हुई नलिका है, खोखली है, चपटी, इस प्रकार इनकी संरचना होती है। और जंतु कोशिकाओं में इनकी संख्या कितनी होती है, 4 से लेकर 10 तक होती है जो सिस्टर्नी होती है इनकी संख्या। जो सिस्टर्नी का जो निर्माण होता है, वो जो सिस्टर्नी का जो निर्माण होता है वो यूनिट मेम्ब्रेन से होता है। और इसके साथ ही जो छोटी छोटी क्या होती हैं, ये छोटी छोटी वेसिकल्स लगी हुई होती हैं इसके साथ पाई जाती है इसके साथ। और जो बड़ी क्या होती हैं, वैक्यूल्स पाई जाती हैं इसके पास। यानी कि छोटी छोटी जो हमारी सिस्टर्नी होती हैं, सिस्टर्नी के पास ही छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं और बड़ी क्या होती हैं, क्या पाई जाती हैं, इन्हें बोलते हैं स्रावी वैक्यूल्स, इनके पास पाई जाती हैं। जो पादप कोशिका हैं, पादप कोशिकाओं में क्या होती हैं, जो गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी इकाई होती है, या छोटे छोटे समूह के रूप में पाई जाती है। जितने हमारी प्लांट सेल है, पादप कोशिकाएं हैं, उन पादप कोशिकाओं में ये क्या पाई जाती है, गोल्जी बॉडी छोटे छोटे समूह के रूप में पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिप्टियोसोम बोलते हैं। जब ये जो पादप कोशिकाओं में छोटे छोटे समूह के रूप में पाई जाएगी तो इसे बोलते हैं क्या, हम डिप्टियोसोम बोलते हैं। जो जीवाणु है, नीलहरे शैवाल है, उनमें क्या है, गोल्जी इकाई नहीं पाई जाती। यानी कि जो जीवाणु है और नीले ब्लू ग्रीन अलगा है, यानी कि जो जीवाणु है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी कि नीले हरे शैवाल है, उनमें क्या होता है, गोल्जी इकाई एब्सेंट होती है, उनमें गोल्जी इकाई नहीं पाई जाती। अब बात करते हैं इसके कार्य के बारे में। गोल्जी इकाई के कार्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले बता दूं, जो गोल्जी इकाई है, यह कोशिका की सभी स्रावी क्रिया कोशिकाओं से संबंधित है। इनके जितनी भी कोशिकाओं के अंदर पदार्थ स्रावित होते हैं, वो किसके माध्यम से होते हैं, वो गोल्जी इकाइयों के द्वारा ही स्रावित होते हैं। दूसरा, जो गोल्जी इकाई है वो क्या करती है, लाइसोसोम का निर्माण जो है किससे होता है, वो गोल्जी इकाई से ही होता है। जो लाइसोसोम बनते हैं, जिन्हें आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, तो उनका निर्माण किसके द्वारा होता है, गोल्जी इकाई के द्वारा ही उसका निर्माण होता है। उसके साथ साथ जो जब शुक्रजनन होता है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, तो शुक्रजनन में क्या होता है, जो एक्रोसोम होता है, यानी कि जो शुक्राणु होता है, उसके ऊपर जो टोपी के आकार की एक संरचना होती है, एक्रोसोम बोलते हैं जिसे, उसका निर्माण भी किसके द्वारा होता है, वो भी गोल्जी इकाई के द्वारा ही होता है। उसके बाद बात करते हैं किसके बारे में, इसका अगला जो वो है, जिसमें कोशिका विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन के समय जो सेल प्लेट बनती है, वो भी किसके द्वारा बनती है, वो भी किसके द्वारा बनती है, गोल्जी इकाई के द्वारा ही बनती है। उसके साथ साथ जो जितने भी कोशिकाओं से स्रावित पदार्थ हैं, जैसे गोंद है, रेजिन है, इस प्रकार के जो स्रावित पदार्थ हैं, उनका जो श्रावण होता है, यानी कि वो जब निकलते हैं, स्रावित होते हैं, वो किसके द्वारा स्रावित होते हैं, वो भी गोल्जी इकाई के द्वारा ही स्रावित होते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या है, देखिए लाइसोसोम का अर्थ होता है पाचक काय, ठीक है। तो जो लाइसोसोम है वो क्या है, वो जल अपघटनीय एंजाइम से भरी हुई थैलियां होती हैं। यानी कि जो जल अपघटनीय एंजाइम होता है उससे भरी हुई क्या होती हैं, थैलियां होती हैं। ये गोल होती हैं या अनियमित आकार की पाचक एंजाइम से भरी हुई छोटी छोटी थैलियों के रूप में होती हैं। जो लाइसोसोम है ये गोल या अनियमित आकार के होते हैं और छोटे छोटे जो पाचक एंजाइम, जो ये गोल या अनियमित आकार के होते हैं और जो पाचक एंजाइम होते हैं, उन पाचक एंजाइम से भरी हुई छोटी छोटी थैलियों के रूप में ये पाए जाते हैं। तो इसके साथ साथ जो पादप कोशिकाएं हैं, पादप कोशिकाओं में इनकी संख्या कम होती है। क्या होती है, जो हमारे प्लांट सेल होते हैं, जो पादप कोशिकाएं होती हैं,
पादप कोशिकाओं में इनकी संख्या कम, लेकिन जो हमारे एनिमल सेल, जो हमारे जंतु कोशिकाएं हैं, जंतु कोशिकाओं में इनकी संख्या होती है अधिक। जंतु कोशिका में क्या होती है? अधिक, इनकी संख्या अधिक होती है। यानी कि जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल में ये जो लाइसोसोम है कम संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारे जंतु कोशिकाएं हैं उनमें ये क्या होते हैं? अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो बात करते हैं जो इनका जो लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है? जो ये गोल्जी काय के जो वेसिकल्स हैं, यानी कि जो हमारी गोल्जी बॉडी है, गोल्जी काय है, जिसके जो ये वेसिकल्स हैं, इन वेसिकल्स से ही किसका निर्माण होता है? लाइसोसोम का निर्माण होता है। अब बात करते हैं इसके कार्य, लाइसोसोम के कार्य क्या है? लाइसोसोम के कार्य क्या है? देखिए, जो लाइसोसोम होता है वो कोशिका के अंदर जितने भी खाद्य पदार्थ पहुंचते हैं, लाइसोसोम क्या करता है? कोशिका के अंदर जितने भी खाद्य पदार्थ पहुंचते हैं उन सबका पाचन कहाँ होता है? वो लाइसोसोम के अंदर ही होता है। किसके अंदर होता है? लाइसोसोम के अंदर। कभी कभी क्या होता है कि जो कोशिका होती है, जो लाइसोसोम है उनके फटने पर क्या होता है? जो कोशिका होती है उसका स्वपाचन हो जाता है। यानी कि जिस समय क्या होता है? लाइसोसोम के फटने पर, जिस समय लाइसोसोम के फटने पर क्या हो जाता है? कोशिका का स्वपाचन हो जाता है, यानी कि अपने आप पाचन हो जाता है, स्वपाचन हो जाता है। और इस क्रिया को कहते हैं हम क्या? लयनकाय। इस क्रिया को बोलते हैं हम लयनकाय। यानी कि जब क्या होता है? जब लाइसोसोम फटते हैं तो लाइसोसोम के फटने पर जो कोशिका है उस कोशिका का स्वपाचन हो जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं क्या? लयनकाय। तो अब उसके बारे में इससे बात करते हैं क्या? जो मृत और बीमार कोशिकाएं हैं उन्हें लाइसोसोम क्या करते हैं? स्वलयन द्वारा क्या कर ले? जो मृत कोशिकाएं होती हैं और बीमार कोशिकाएं होती हैं, तो जो लाइसोसोम होते हैं उन्हें क्या करते हैं? स्वलयन द्वारा स्वयं क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। यानी कि इस प्रक्रिया के द्वारा वो क्या कर देते हैं? उन बीमार और मृत कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को आत्मघाती थैले। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को आत्मघाती थैले बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जा कि आत्मघाती थैले किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं? लाइसोसोम को। तो दोबारा देखिए, लाइसोसोम को, जो लाइसोसोम होते हैं जल अपघटन एंजाइम से भरी हुई थैलियां होती हैं। ये गोल अनियमित आकार के होते हैं और पाचक एंजाइम से भरी हुई छोटी छोटी थैली के रूप में पाई जाती हैं। तो जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें इनकी संख्या कम होती है, लेकिन जो जंतु कोशिकाएं होती है उन जंतु कोशिकाओं में इनकी संख्या होती है अधिक। लाइसोसोम का अर्थ क्या होता है? पाचक काय। अगर हम लाइसोसोम के अर्थ की बात करें, जो लाइसोसोम है उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग क्या है? पाचक काय। तो जो पाचक का जो लाइसोसोम है, इनकी जो संख्या है, पादप कोशिका जो प्लांट सेल होती है उनमें कम होती है, लेकिन जो जंतु कोशिका है उनमें इनकी संख्या अधिक होती है। अब बात करते हैं इसके कार्य के बारे में। जितने भी कोशिका के अंदर खाद्य पदार्थ पहुंचते हैं उन खाद्य पदार्थों का जो पाचन होता है वो किसके अंदर होता है? लाइसोसोम के अंदर ही होता है। और लाइसोसोम जब फटते हैं तो कोशिका का स्वपाचन हो जाता है। जिस समय लाइसोसोम फटते हैं, लाइसोसोम के फटने पर क्या होता है? कोशिका का स्वपाचन हो जाता है। और जब इसका कोशिका का स्वपाचन होगा तो उस स्वपाचन की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? लयनकाय बोलते हैं। और जो कोशिका के अंदर जो मृत या बीमार कोशिकाएं हैं उन्हें क्या करते हैं? ये लाइसोसोम लयनकाय द्वारा उन्हें क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। यानी कि जो बीमार और मृत कोशिकाएं हैं, बीमार और मृत कोशिकाओं को लयनकाय द्वारा क्या करते हैं? लाइसोसोम नष्ट कर देते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैले बोलते हैं। किसे? लाइसोसोम को। अब बात करते हैं किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मेरे जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, कोशिका का विद्युत ग्रह बोलते हैं, कोशिका का बिजली ग्रह बोलते हैं। ये सब क्या है? इसके नाम। पेपर में क्वेश्चन आता है कि कोशिका का विद्युत ग्रह किसे कहते हैं, समझाइए। या कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, या कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, तो उसके बारे में बताइए। या जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो क्वेश्चन जो है किसी भी प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसकी खोज किसने की थी? अल्टमान ने की थी। एक साइंटिस्ट थे अल्टमान। तो अल्टमान ने क्या की थी? इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना क्या है? देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो छोटे छोटे गोल या तंतु के आकार के क्या होते हैं? कण होते हैं। तो ये कोशिकाओं में अधिक संख्या में पाए जाते हैं।
जो प्रत्येक जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, दोहरी परत का बना हुआ होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, डबल लेयर होती है। एक लेयर ये है, एक लेयर हमारी ये है। तो जो बाहरी लेयर होती है वो होती है समतल, यानी कि चिकनी होती है। लेकिन जो अंदर की लेयर होती है, उस अंदर की लेयर पर ये उंगलियों की संरचना जैसे, ये क्या बने होते हैं, उभार से बने हुए होते हैं। उंगली की संरचना जिस प्रकार हमारी उंगली होती है, उस उंगली के जैसी संरचना होती है। इन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। इन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टी। जो ये उंगली जैसी संरचना पाई जाती है अंदर की सतह पर, इन्हें बोलते हैं क्रिस्टी। तो जो क्रिस्टी होते हैं, उन क्रिस्टी पर ही छोटे छोटे जो कण होते हैं वो घुंडी के समान होते हैं और सव्रंत होते हैं, यानी उनके ऊपर व्रंत भी लगा हुआ होता है। सव्रंत का मतलब वो व्रंत से जुड़े हुए होते हैं। तो जो अंदर वाली जो सतह है, यानी कि जो हमारी उंगली जैसी ये सतह है, जिसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। इस क्रिस्टी के ऊपर क्या होता है, ये कण होते हैं, छोटे छोटे घुंडी के समान सव्रंत कण होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम बोलते हैं, या F1 कण बोलते हैं, या प्रारंभिक कण बोलते हैं। सब इसी के नाम है। प्रारंभिक कण कह लो, ऑक्सीसोम्स कह लो, F1 कण कह लो, सब इसी के नाम है। और जो प्रत्येक जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एक अर्धतरल चिपचिपा गाढ़ा तरल भरा हुआ होता है। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में डॉट डॉट करके जो बना रखा है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एक अर्धतरल चिपचिपा गोंद जैसा पदार्थ भरा हुआ होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और इस मैट्रिक्स में ही क्या होता है, जो जो मैट्रिक्स है, क्या होता है, मैट्रिक्स में भीतरी दीवार में क्या होता है, श्वसन के एंजाइम होते हैं। यानी कि जो मैट्रिक्स की जो भीतरी दीवार है, और जो क्या है, जो मैट्रिक्स की भीतरी दीवार है और मैट्रिक्स, यानी कि सॉरी, जो इसकी जो अंदर की दीवार है और जो मैट्रिक्स है, यानी कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की दीवार है और जो इसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, हमने डॉट डॉट करके दिखा रखा है, इसमें क्या होता है, इसमें श्वसन एंजाइम होते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी दीवार में और जो इसके अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ है, अर्ध तरल, उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं श्वसन एंजाइम। वो क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अपने राइबोसोम और डीएनए पाए जाते हैं। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, इस मैट्रिक्स में क्या होते हैं, राइबोसोम और डीएनए पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके कार्य के बारे में। इसके जो कार्य हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, जिससे क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। जिससे खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा तो क्या प्राप्त होगी, हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। और ये जो ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। किसके रूप में संचित होती है, एटीपी के रूप में। जब भी कोशिका को किसी भी अंग को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो इसे क्या करते हैं, एटीपी के माध्यम से ही ले लेते हैं, और एटीपी फिर एडीपी में बदल जाता है। तो इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है और उन्हें ऊर्जा, जो कोशिकांग है, जो कोशिका अंग है, उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्योंकि कोशिकाओं को जब भी कोशिका किसी भी अंग को जब भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो कहाँ से लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया से लेता है, और वो लेता है एटीपी के रूप में। इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का विद्युत ग्रह या कोशिका का बिजली ग्रह, इसे किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। और इसके अंदर जो एटीपी पाए जाते हैं, उन एटीपी को बोलते हैं क्या, हम ऊर्जा के सिक्के। एटीपी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा के सिक्के। क्योंकि जो इसके अंदर ऊर्जा संचित होती है, वो एटीपी के जो यौगिक होते हैं उनके रूप में बंधित होती है। यानी कि जो एटीपी होती है, उस एटीपी के जो यौगिक होते हैं, उन एटीपी के यौगिक के रूप में इसकी ऊर्जा इसके अंदर क्या होती है, बंधित होती है। इसलिए जो एटीपी होते हैं ना, ऊर्जा के सिक्के बोलते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसे क्या बोलते हैं, कोशिका का विद्युत ग्रह या बिजली घर या पावर हाउस ऑफ सेल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए पेपर में आने की 100% संभावना है इस क्वेश्चन की। अब बात करते हैं लवक, यानी कि जो प्लास्टिड्स हैं वो क्या होते हैं, लवक क्या होते हैं। देखिए, जो लवक होते हैं, ये गोल अंडाकार चपटे होते हैं। ये कैसे होते हैं, लवक होते हैं, जो प्लास्टिड्स होते हैं, ये सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये गोल होते हैं, अंडाकार होते हैं, या कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। और जो जीवाणु हैं, जो कवक है, और जो क्या है, जो नीली हरी शैवाल है, उन्हें छोड़कर सभी जितने भी हमारे इन क्या होते हैं, ये इनके अतिरिक्त जितनी भी पादप कोशिकाएं हैं, उन सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कि बैक्टीरिया को छोड़कर, जीवाणु को छोड़कर, कवक को छोड़कर, और जो नीली हरी शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, उन्हें छोड़कर जितनी पादप कोशिकाएं हैं, सभी पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इनके जो पादप कोशिकाओं का जो कोशिका द्रव्य होता है, उसमें पाए जाते हैं। इनकी जो संरचना होती है, ये गोल होते हैं, चपटे होते हैं, ये गोल होते हैं, अंडाकार होते हैं या चपटे होते हैं। और कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं, जैसे युगलिना है, युगलिना के अंदर भी पाए जाते हैं जो लवक है। क्योंकि जो युगलिना है वो क्या करता है, उसमें
वो जो है जंतु और पौधों के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जंतुओं के और जो पौधे होते हैं उनके दोनों के क्या लक्षण पाए जाते हैं। दिन के समय तो वो क्या करता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, तो वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेता है। और रात्रि के समय क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता तो वो क्या करता है, अपने शिकारी खोज में इधर उधर घूमता है और अपने शिकार जो को पकड़ता है और अपना भोजन ग्रहण करता है। तो इस प्रकार जो कुछ प्रोटोजोवन है उन्हें क्या बोलते हैं, जो जैसे यूग्लिना है, यूग्लिना में भी क्या पाए जाते हैं, लवक पाए जाते हैं। तो जो मैंने आपको एक चीज़ बताई इसमें कि जो जीवाणु हैं और जो नीले हरे शैवाल हैं और जो कवक हैं उन्हें छोड़कर सभी पादप कोशिकाओं में ये लवक जो है प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। ये गोल अंडाकार या चपटे आकृति के होते हैं। और जो कुछ जो हमारे प्रोटोजोवन है जैसे मैंने बताया यूग्लिना है, यूग्लिना के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, ये लवक पाए जाते हैं। ये केंद्र से छोटे होते हैं और प्राय बहुत अधिक संख्या में होते हैं। ये क्या होते हैं, जो लवक होते हैं ये केंद्रक से छोटे होते हैं, यानी कि जो हमारा केंद्रक पाया जाता है सेंटर में, तो उस केंद्रक से ये छोटे होते हैं और संख्या इनकी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इनके अंदर वर्णक भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वर्णक, पिगमेंट, इनके अंदर वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है। तो जो इनके वर्णक हैं और जो कार्य है और गुणों के आधार पर जो ये लवक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनके आधार पर, कार्य के आधार पर, वर्णक के आधार पर और गुणों के आधार पर जो लवक होते हैं, जो प्लास्टिड्स होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 होता है वर्णीय लवक या क्रोमोप्लास्ट और नंबर 3 होता है अवर्णीय लवक या ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले बात करेंगे इसके जो हरित लवक है या क्लोरोप्लास्ट है। देखो जो हरित लवक है क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर क्लोरोफिल या पर्णहरिम पाया जाता है और ये क्या करता है, जो कोशिका के जो कोशिका को क्या करता है, हरा रंग प्रदान करता है। यानी कि कोशिका के अंदर जितने भी हरे रंग होते हैं, कोशिका के अंदर चाहे पत्ती के अंदर चाहे तने के अंदर हो, वो हरा रंग किसकी वजह से होता है, वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। यानी कि जो क्या करता है इसकी हरित लवक यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। सॉरी जो वो है हरित लवक है या क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल या पर्णहरिम पाया जाता है और इसकी वजह से वो क्या करता है, कोशिकाओं को हरा रंग प्रदान करता है। उसके साथ साथ जो वर्णीय लवक है क्रोमोप्लास्ट है, वर्णीय लवक क्या होता है, ये लाल, ये कौन से रंग होते हैं, ये पीले, लाल व नारंगी रंग के लवक होते हैं। जो वर्णीय लवक होते हैं कैसे होते हैं, पीले रंग के, लाल रंग के और नारंगी रंग के लवक होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो दलपुंज होते हैं यानी कि पुष्प के जो रंगीन भाग होते हैं, दलपुंज होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, कलर प्रदान, आकर्षक और चटकीले रंग प्रदान करते हैं। उसके बाद अवर्णीय लवक है या ल्यूकोप्लास्ट है, ये रंगहीन लवक होते हैं और खाद्य पदार्थों का जो संग्रहण होता है वो अवर्णीय लवक या ल्यूकोप्लास्ट के अंदर ही होता है। आपको कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टमाटर है या हरी मिर्च है वो पकने पर लाल क्यों हो जाते हैं, यानी कि प्रारंभ में उनका कलर हरा होता है लेकिन जब वो पक जाते हैं तो उनका रंग कैसा होता है, लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है, जो क्लोरोप्लास्ट है, जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, इसीलिए हरी मिर्च है और जो टमाटर है वो बाद में पकने के बाद कैसे हो जाते हैं, लाल रंग के हो जाते हैं, क्योंकि उनका अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो क्लोरोप्लास्ट किस में बदल जाता है, क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि आलू है, आलू के अंदर हरा रंग होता है। आप कहते हैं कि जब आलू खरीदने जाते हैं कि इसमें तो हरा रंग है और ये आलू में नहीं चाहिए, तो हरा रंग क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो होता है, जो उसमें उसके अंदर जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है और जो भाग उसका जमीन से बाहर होगा, आलू का जो भाग जमीन के बाहर होगा, उसके ऊपर मिट्टी नहीं होगी, वही भाग क्या करेगा, हरा रंग ग्रहण करेगा, इसीलिए जो आलू है वो हमें हरे रंग का दिखाई देता है। तो आज हमने जो बात की किस किस के बारे में, सबसे पहले गोल्जी काय के बारे में या डिप्टोसोम के बारे में बात की। उसके बाद दूसरा हमने जो पॉइंट बताया आपको, लाइसोसोम क्या होते हैं, क्या उसके कार्य होते हैं, क्या उनकी संरचना होती है। तीसरा जो माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में समझा, किस प्रकार बना हुआ होता है, किसने इसकी खोज की और क्या इसके लक्षण है। और चौथा मैंने बताया आपको लवक क्या होते हैं, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इन तीनों के बारे में, इन चारों चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप नहीं कोई फिर भी कोई इस वीडियो को देखने के बाद कोई आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। शेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।